प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो कक्षा 12वीं का 2024 में एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात की जाएगी, जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर से कोई भी सवाल आपका क्यों ना आए, आप 100% उस सवाल को करके ही आएंगे, क्योंकि आपको मात्र इन 10 क्वेश्चन के दौरान ही न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली हैं। तो एक बार पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग लेक्चर की, जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन बना दिया जाएगा कि आप 100% फिजिक्स में स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एक काम करना है, वो काम ये है कि आपको फोन को थोड़ा सा अपने से दूर रखना है, एक पेन और कॉपी लेना है, मेरे साथ क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, उनके आंसर लिखने हैं। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो यकीनन आप बहुत ही अच्छे मार्क्स फिजिक्स के अंदर गेन कर पाएंगे। ये 10-10 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, जिसको हम आज से शुरू करेंगे और एग्जाम के पहले पहले हम सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से निपटा करके फिजिक्स में 70/70 का स्कोर आप मेरे साथ करने वाले, इस बात की मैं पूरी की पूरी गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। शर्त सिर्फ एक है कि आपको फोन सिर्फ देखना नहीं है, फोन को थोड़ा सा दूर रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे अगर तुमको लग जाए कि हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर बदलाव आया है और ये चैप्टर नंबर दिला के जाएगा, तो लास्ट में वीडियो में एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और किसी दोस्त के साथ भेज देना। लेकिन अभी का सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा फोकस एक जगह पे होना चाहिए, क्वेश्चन और आपके पेन और पेपर पर। तो आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, और 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण। किसकी बात करेंगे? तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत की बात करेंगे। तो देखिए, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या है? तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो आवेश है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। अरे भाई साहब, एकदम सिंपल सी बात है। तुम दुकान से पेन लेने जाओगे तो या तो तुमको 1 पेन मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा। क्या अभी ऐसा होगा 1.5 पेन आप लेकर के आओ, 1.25 पेन लेकर के आओ, 2.5 पेन लेकर के आओ? नहीं ना। तो ये नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से किसी भी बॉडी में जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। अरे इतनी सी बात तो समझनी थी, और ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लाने की जरूरत पड़ी। तो किसी भी वस्तु में, तो इसके अनुसार क्या हुआ कि किसी भी वस्तु में जो आवेश है वो आवेश मूल आवेश का, अब मूल आवेश किसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा आवेश मिल जाए या फिर तिहाई आवेश मिल जाए, यानी कि Q बराबर होगा वो ±N × E। मतलब या तो वो आवेश प्लस में हो सकता है N × E, या फिर माइनस में हो सकता है N × E। आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इस पर बेस सवाल भी आते हैं, और E बराबर आपके पास, आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश देखा होगा कि E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम। तो किसी भी वस्तु में या तो इतना प्लस का आवेश हो सकता है या तो माइनस का। अब इसके मल्टीपल में होगा, जहां पर n बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 4, मतलब मल्टीपल इंटीजर होगा। ये बात आपको ध्यान देनी। अब इसके बेसिस पर एक सवाल भी दिया गया है कि 8 कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना, तुम्हारे को एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने अभी कहा कि Q बराबर होता है N इंटू ई। Q का मान दिया गया 8 कूलाम, तो यहां पर रख दिया 8 बराबर N नहीं पता, और E की जगह पे कितना रखेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। 8 कूलाम इधर दिया था और माइनस 19 कूलाम इधर है। कूलाम से कूलाम को निपटा दिया और इसको बटे में लाते हैं तो 8 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 करेंगे, A बराबर कितना हो गया N हो गया। यहां से इस दशमलव को हटाएंगे और यहां पर 0 लगा देंगे। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो मतलब N बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 5 गुणते 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में होंगे। समझ में आई बात? ध्यान से लिख लो, आगे बढ़ो। बस एकदम मेरे साथ फोकस होकर के देखना, कोई भी ऐसी चीज होगी नहीं जो आज तुम्हारे को समझ में ना आए, और वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो पेपर में छपेंगे ही छपेंगे, इसका भी ध्यान रखना। हाँ, अब अगला सवाल कह रहा है कूलाम नियम का सदिश रूप लिखिए। तो देखिएगा, आपके पास अगर आवेश होते हैं, क्या होते हैं आवेश, ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज है और ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, ये दो आवेश हैं और इनके बीच की जो दूरी है ये कितनी है तो r है। अब ये इनके बीच की दूरी r है, ये वाले आवेश को हमने नाम दे दिया भाई Q1 और इस वाले आवेश को हमने नाम दे दिया Q2। तो कूलाम का नियम ये बोलता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। ये वाला आवेश इसमें इधर की ओर बल लगाएगा, चूंकि प्रतिकर्षण होगा विपरीत आवेश में, तो ये फोर्स ऑन 2/1 हो जाएगा इधर से इधर की तरफ, और ये वाला आवेश इसमें इधर की तरफ बल लगाएगा तो ये फोर्स ऑन 1/2 हो जाएगा। मतलब दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल और पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, है ना। तो फोर्स ऑन 1/2 और फोर्स ऑन 2/1, इतनी बात समझ में आई है। अब इनके बीच में जो बल लगता है वो कूलाम चचा ने आपको पहले से ही बताया है, क्योंकि कूलाम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में, अरे दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फार्मूला आप पढ़ चुके होते हैं। क्या पढ़ चुके होते हैं कि F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब ये दोनों आवेश कहाँ पर रखे हैं, जब ये दोनों आवेश वायु या फिर निर्वात में रखे हैं तो वहाँ के लिए ये फार्मूला आएगा। अब अगर वहाँ के लिए ये फार्मूला आएगा तो जाहिर सी बात है आप ये फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला आएगा, बस इसका वेक्टर रूप लिखना है। अरे वेक्टर रूप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फोर्स यानी कि बल एक सदिश राशि है, तो उसके साथ बल के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो जब दोनों चीजें होंगी तो वही दोनों चीजें पूछी गई। तो देखिएगा, हमने थोड़ा सा लिखा, क्या लिखा कि माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, देखो इधर से इधर की ओर चल रहे हैं अगर, तो क्या होगा r किधर की, r टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 हो गया। ये यूनिट वेक्टर इसका हमने ले लिया। अरे नहीं समझ में आया, किधर की तरफ जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं। 2 फाइनल है, 1 इनिशियल है। r टूवर्ड्स 2 की ओर, किसके द्वारा, a के द्वारा, a से 2, 1 से 2 की ओर, है ना। इसमें ये वाला इधर से इधर की ओर बल लगाएगा तो r टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। अरे कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि इधर कहाँ पहुंच रहे हैं 2 में, तो उसको पहले लिखना है, और कहाँ से जा रहे हैं 1 से, है ना। यहाँ पर इधर 1 में पहुंच रहे हैं, फाइनल है, और कहाँ से चले थे 2 से, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। ये इतनी बात हो गई। तो आपको अब थोड़ी सी हिंदी, चूंकि एग्जाम का टाइम है तो हिंदी भी लिखनी होगी। क्या माना दो आवेश Q1 व Q2 है ना, जो एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है तथा Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 है। Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगाया जाने वाला बल F12 है तथा Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा लगाया जाने वाला बल F21 है। अतः कूलाम के नियमानुसार, अरे इतनी बात तो लिख ही लोगे ना। अब कूलाम के नियमानुसार ये होता है, ये अब बात आप पहले ही देख चुके हैं कि F बराबर इतना होगा। तो अब इसका सदिश रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सदिश रूप। चलो कलर चेंज कर लेते हैं,
1 सेकंड के लिए, है ना। क्या करेंगे भाई साहब, पहला नंबर फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, तो क्या होगा, पहली बात निर्वात की ही हम बात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये यही वाला उतार दिया, इतनी बात हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, जब भी हमको वेक्टर फॉर्म लिखना होता है तो यहाँ पर 1 2 था और ये वाला भी 1 2 था, 1 2 1 2 वाला उतार दिया गया, इसमें यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब तुमने मेरे भाई 11 में एक बात पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा है टेंशन नहीं लेना, फिर वो भी समझा दूंगा कि वेक्टर ए बराबर होता है, वेक्टर ए बराबर क्या, या फिर ऐसा सिंपल सी बात पढ़ लो, चलो वही लिखता हूं, नहीं तो तुम कहोगे भटका दिया, है ना। वेक्टर ए बराबर मॉड ए इंटू ए कैप, यानी कि किसी भी वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो किसी का भी वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि परिमाण में दिशा से यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर तो यूनिट वेक्टर पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपान में मॉड ए, इतनी बात कर सकते हैं क्या। अरे 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 ये वाला चाहिए था तो इसको उठाए इसके नीचे कर दिया और कुछ नहीं किया ना, समझ में आ गई बात। अब देखो अब बहुत ध्यान से देखना, क्या कि फोर्स ऑन 1/2 ये बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R, कौन सा लेना, R12 लेना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी लिख दो भाई R12 इंटू, अब ऊपर वेक्टर में R12, अरे एक ही जगह पे R12 है तो R12 डिवाइडेड बाई नीचे मॉड में R12, मॉड लगाओ चाहे बिना वेक्टर लगाए लिख दो, दोनों बातें सेम है। तो यहाँ से अब बस तीसरी लाइन लिखोगे मामला खत्म, तीसरी लाइन लिखोगे मामला खत्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 का यहाँ पर पहले से स्क्वायर लगा है, और एक ये घात हो गई 3 इंटू में वेक्टर R12, ये पहले वाले का आ गया। बताओ मुझे इतने में तुमको कोई तकलीफ हुई क्या, अरे हुई नहीं होगी, और ना तो मेरे साथ जब तक पढ़ोगे तब तक होगी। अब एक का लिख दिया तो दूसरे का भी सेम यही तो छापना है, क्या करना है, सेम यही छापना है, सेम यही छापना है। तो अब क्या करेंगे, देखो दूसरे वाले में बस क्या करना है, फोर्स ऑन 2/1, क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2/1, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा लगाया गया बल, बस वही करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर भी 2 1 और स्क्वायर लगाते हैं, इंटू में R कैप 2 1 क्या R कैप 2 1, ये कर दिया, है ना। अब मुझे बताओ फोर्स ऑन 2/1, बस वही लिख देंगे, क्या, क्योंकि यूनिट वेक्टर बराबर जो होता है वो तो यहाँ पर भी होगा, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर में R21 डिवाइडेड बाई R21, है ना। अब बस क्यूब लगाना है, तीसरा काम बस क्यूब लगाना है, क्या करना है, क्यूब लगाना है। तो F21 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 का 2 बार ये है, एक ये है, 3 इंटू वेक्टर में R21। बताओ मुझे तुमको कोई तकलीफ हुई क्या, मेरे साथ पढ़ोगे जीवन में फिजिक्स में तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तुमने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी, पढ़ा है तो भी, बताओ इतना काम करने का तेरे को 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में 100% मिलता ही मिलता है, इतनी बात ध्यान में रखनी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है क्या। यहां से 2 निष्कर्ष तुम्हारे पास निकलते हैं कि जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये, या फिर जितना ये है उतना ही ये है। मतलब यहां से अगर तुम चेक करो एक बात को अगर चेक करोगे, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि फोर्स ऑन 1/2 बराबर है फोर्स ऑन 2/1 के, दोनों बराबर है। अगर यहाँ पर वेक्टर लगाएगा तो यहाँ पर मॉड लगाना पड़ जाएगा, ये पहली बात होगी। मतलब दोनों फोर्स जस्ट बराबर है, इनका परिमाण तो बराबर, लेकिन डायरेक्शन देखो, एक इधर से इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर से इधर की तरफ आ रहा है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या कि फोर्स ऑन 1/2 बराबर होगा निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2/1 के। मतलब दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेम, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम को भी दर्शाता है कि जितना ये उस पे लगाएगा उतना वो उस पे भी लगाएगा। एकदम ध्यान से बस देखते जाओ, सब कुछ, सारे कष्ट का निवारण आज होगा तुम्हारे।
पहले चैप्टर को आज तुम इस तरीके से मेरे साथ पढ़ करके जाओगे कि यकीन मानो 100% मार्क्स जो चैप्टर इस चैनल से पढ़ लोगे ना उसमें जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। छाती ठोक के ये बात बोलता हूं, 10 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन तुमको कराऊंगा भी नहीं, और तुम्हारे बोर्ड मेंबर के अंदर ये औकात नहीं है कि इससे बाहर का पेपर या क्वेश्चन बना करके ले आए। बस ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अब इसमें देखो एक सवाल और दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? तो सवाल ये दिया है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू ई तथा ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर मैंने सवाल भी तुम्हारे लिए करा दिया। क्या ये देखो, हमने ये माना कि एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो भैया इनके बीच की दूरी जो है ये 16 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब कह रहा है इनके ये दोनों आवेशों के जो मान हैं, एक का तो है प्लस का 9e, तो ये वाला हमने लिख दिया प्लस 9e, और ये वाला है केवल प्लस का e। कह रहा है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो? तो हमने अपने मन से मान लिया कि भैया हम Q को यहाँ पर रखना चाहते हैं। कहाँ पर रखना चाहते हैं? यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये संतुलन में हो, मतलब इसमें लगने वाला नेट बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए मेरे भाई, 0 होना चाहिए। तो ये 16 सेंटीमीटर की दूरी हमने ये माना, ये वाली डिस्टेंस इससे और इसके बीच की दूरी इस पॉइंट P पर हम रख रहे हैं, तो x है। तो मुझे बताओ ये वाली कितनी होगी? 16 माइनस x हो जाएगी कि नहीं? अरे पूरी दूरी 16 थी, x दूरी चल ली है, तो अब कितना बचा? 16 माइनस x। अरे भाई साहब, तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तुम चल लिए, तो अब कितना बचेगा? 5 माइनस 2 यानी 3, है ना। तो वही काम यहाँ पर करा है। अब क्या होगा? अब अगर ये संतुलन में है, किसमें है? संतुलन में है, तो जो बल इसमें लग रहा है, इसके द्वारा लगाया जाने वाला बल और इसके द्वारा लगाया जाने वाला बल दोनों बराबर होगा। तुमको दो लोग खींच रहे हो और दोनों बराबर बल से खींचे तो तुम कहीं भी नहीं जाते, मतलब जहां वहीं रहोगे, संतुलन में रहोगे। वही काम यहाँ पर भी है, मतलब फोर्स ऑन 1/2 बराबर होगा फोर्स ऑन 2/1 के। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर से लिखूं ताकि एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ ना। क्या कर लेता हूँ? एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ ताकि तुम भटको नहीं कि कौन सा कहाँ का है। ये आ गया, ठीक है। सिग्नल दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है ना। इसका फ्रेम थोड़ा सा मोटा करते हैं, ठीक। ये आ गया। अब हमने कहा कि प्लस 9e के कारण लगने वाला बल, प्लस 9e के कारण Q पर लगने वाला बल, है ना, Q पर लगने वाला बल F1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। Q1 कितना है भाई साहब? तो 9e इंटू Q2 कितना है? केवल Q डिवाइडेड बाई R कितना है? तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? x, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। भाई क्या? अरे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको बस ना भूलना। बस ये हो गया अपने पास। अब इसमें बल वो भी लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है? ये वाला भी लगा रहा है ना, प्लस E भी लगा रहा है। तो प्लस E के कारण Q पर लगने वाला बल, किस पर? Q पर लगने वाला बल। बहुत ध्यान से देखना, बस तुम बिल्कुल भी घबराओगे नहीं। F2 बराबर हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो Q1 कितना है? तो E है, और Q2 कितना है? Q है, डिवाइडेड बाई दूरी कितना है? 16 माइनस x, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना। अरे इसके बीच की दूरी 16 माइनस x ही तो है। बस अब मैंने कहा कि साम्यावस्था अगर तेरे को लानी है, साम्यावस्था लानी है, इक्विलिब्रियम लाना है, यानी संतुलन की अवस्था लानी है, तो साम्यावस्था में क्या होगा? F1 बराबर होगा F2 के, तभी तो ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। दोनों बल बराबर होंगे तभी ये संतुलन में रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अब अगर नहीं जाएगा तो मैंने ये कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर वाला उतार रहा हूँ, F1 की जगह पर 9e इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू Q/16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों को बराबर में रख दिया। अरे भाई साहब, F1 बराबर F2 लिखा, F1 ये था, ये रख दिया, और F2 ये वाला था, इसको रख दिया। अब जो कट पिट रहा है उसको सुलटा दो,
क्या करेंगे, Q से Q को सुलटा दिया, E से E को सुलटा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को निपटा दिया। क्या बचा मेरे भाई, तो 9/x², दिस इज इक्वल टू ऊपर कुछ बचा नहीं, 1/16 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अपने मन से अंडर रूट ले सकते हैं, तो दोनों तरफ हमने क्या करा, अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट ले लिया तो 9 का अंडर रूट 3/x² का अंडर रूट x हो गया, बराबर 1 का अंडर रूट 1 हो गया, और यहाँ से स्क्वायर वर्गमूल कैंसिल, क्या बचा, 16 - x बच गया ना। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखो, 2 लाइन में सवाल खत्म। अब क्या हुआ, हम अपने पास इसका मल्टीप्लाई इधर करा दें, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दें, है ना। तो x में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x बराबर 16 में 3 से मल्टीप्लाई कराया 48, माइनस में क्या हुआ 3x, इतना हो गया ना। इसको उधर ले जाएंगे तो 1x और 3x मिलके कितना हो जाएगा, 4x, बराबर कितना हो गया 48, 4 से 12 चौको 48, यानी कि x बराबर कितने सेंटीमीटर आ गया मेरे प्यारे भाई, तो 12 सेंटीमीटर। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश, ये x कहाँ से, 9e से, तो 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि चार्ज जो है वो संतुलन में रहेगा। बता मेरे को, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताना मेरे को जरा सा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक काम ये भी करना है कि आपको अपने मन से क्या करना है, डायमेंशन छापनी है और यूनिट छापनी है इस एप्सिलॉन 0 की। इस एप्सिलॉन 0 यानी कि जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसकी मात्रक और विमा क्या होती, कमेंट सेक्शन में दिल से एक बार छापो। मैं देख रहा हूं कौन कौन लेक्चर देखा है, वो यहीं से पता चलेगा कि कितनी शिद्दत के साथ तुम मेरे साथ इसको पढ़ने के लिए तैयार हो। एक बार बताना मेरे को, इतनी बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, फिर से एक बढ़िया सवाल आता है, कई बार पूछा गया है क्या, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो देख मेरे भाई, जो आवेश है ना वो बल लगाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके ही बल लगाता है। जैसे तुमने मकड़ी का जाला देखा होगा, तो क्या होता है, मकड़ी सेंटर पे बैठी होती है, कोई भी चीज उसके जाले के अंदर आता है तो वो सेंटर से बैठे बैठे ही पहचान लेती है कौन आया, खाने लायक है कि नहीं। अगर खाने लायक है तो उसमें 3-4 बार अपने जाले को लपेटा, अपने पास तक खींच लिया, नहीं है खाने लायक तो उस वाली स्ट्रिंग को बढ़ाया और नीचे गिरा दिया। सेम वही काम आवेश भी करता, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे तुम बल्ब जलाओगे तो प्रकाश होगा ही होगा, सेम इसी तरीके से आवेश आएगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। मतलब ये एक तरीके का डान है, जैसे फिल्म में डान होता है उसी तरीके से आवेश का भी अपना एक इलाका है जिसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे ने एक युक्ति सोची जिसको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इसने कहा, मान लो एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से आ गई, दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से आ गई, तो ये दोनों तो ने तो काट दिया। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये कारण बताओ। तो हमने 2 लाइनें बनाई और काट दिया। तो अब क्या होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र के डेफिनीशन जो है वो साफ साफ, रेखा की जो डेफिनीशन है वो साफ साफ कहती है कि इसके किसी भी बिंदु पर हम अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या करेगी, तो वो उस बिंदु की डायरेक्शन को बताएगी, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। समझ में आई बात। अब जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरे पास एक पॉइंट है और इसमें मैंने स्पर्श रेखा खींची, तो इसको स्पर्श करते हुए इधर की ओर खींची, तो मतलब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है। अब तुम्हारे जैसा कोई आया, सर मैं इधर नहीं बनाना चाहता, अरे इधर भी तो हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आपने कहा हम तो इधर बनाएंगे। अब लो, हो गया खेला। तुम एक बार में एक ही तरफ जा पाओगे, या तो इलाहाबाद की तरफ या फिर कानपुर की तरफ। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार में दोनों तरफ चले जाओ। अरे भूत भी होता है, चुड़ैल भी एक बार में एक ही के पास जाती है ना। तो सेम वही बात यहाँ पर भी है कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर, कैसा होने पर, क्योंकि ऐसा होने पर मतलब काटने पर, है ना। ऐसा होने पर उस बिंदु का मतलब कटान बिंदु है, लिख देता हूं, नहीं तो तुम सोचोगे ये कौन सा बिंदु है उसका, है ना। तो कटान बिंदु पर मतलब जहां पर ये दोनों काट रही हैं, कटान बिंदु पर 2
दिशाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, है ना, वैद्युत क्षेत्र की जो 2 दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो ये 1 नंबर का सवाल कई बार तुम्हारे पेपर में आता है। तो थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की याद कर लेनी है कि ये परिमाण के समानुपाती होती, मतलब आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, है ना। धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणावेश में अंदर की ओर जाती हैं, बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, चूंकि धन से चलेंगी ऋण पे खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारी कहानी होती है। अब आगे चलते हैं। समझ में आई है ना इतनी बात? कोई भी क्वेश्चन अभी तक मेरे को बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100%। अब देखो क्या बढ़िया सवाल कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो हेडिंग लगाएंगे, क्या मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सारी चीजों का तुमको एकदम से फील मिलने वाला है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तुम आज के बाद फिजिक्स के साथ प्यार में बंध जाने वाले। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे तुमको कुछ बोलते बोलते मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है? तो मतलब ये है, क्या है? तो ये है, क्या बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू का, और ये आवेश मैंने कहा अपना एक इलाका बनाएगा। तो इलाका बनाएगा तो ये आवेश यहाँ से इलाका बनाना शुरू करता है। अब हमने कहा ये एक पॉइंट P है जो इससे r दूरी पर है। यहाँ पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है ये बताना है। तो मैंने ये कहा कि माना, हिंदी लिखनी जरूरी है, कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हम बिंदु P पर एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 को रखते हैं। किसको रखते हैं? सूक्ष्म परीक्षण धनावेश प्लस का Q0। ये इतना छोटा आवेश है कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसको सिर्फ रखा जाता है पता लगाने के लिए यहाँ पर पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये वाला प्लस Q है, ये वाला प्लस का Q0, ये इसमें इधर की तरफ बल लगाना शुरू करेगा, चूंकि समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इतनी बात तो समझ में आई है ना। अब देखो ये जब इस पे बल लगाएगा तो उधर की तरफ इसको ढकेलेगा, तो इसी तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। हाँ, तो जिसके लिए हमने बिंदु P पर प्लस Q0 परीक्षण धनावेश को रखा, अतः कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर प्लस Q के कारण लगने वाला बल क्या होगा, है ना। अतः कूलाम के नियमानुसार, देखो मैंने हिंदी बोल दी है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, है ना। कूलाम के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? कूलाम के नियमानुसार जो बल लगेगा, तो देखो दो आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है बल तो लगेगा। कितना बल लगेगा? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो Q और दूसरा आवेश है Q0, दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी? r का स्क्वायर, है ना। तो ये तो भाई साहब बल हो गया। क्या हो गया? बल हो गया। ये बल है। तुमसे पूछा क्या है? वैद्युत क्षेत्र पूछा। बल तो पूछा नहीं था, नहीं तो इतने से काम चल जाता। अब क्या पूछा है? तो वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो वैद्युत क्षेत्र पूछा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अगर आप ये देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q या फिर Q0 यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। E बराबर क्या होता है? F/Q0, मतलब एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अगर खाली इसकी परिभाषा पूछी जाए तो लिख दोगे। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। डायमेंशन एक बार चैट सेक्शन में जरूर छापना है कि डायमेंशन यानी कि विमा क्या होगी, है ना। अब देखो E बराबर हो गया F/Q0, तो निकालते हैं भाई साहब। E बराबर F की जगह पर तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट भी करना है तो ये कर दिया क्यू नॉट। अरे बताओ ना मेरे को, इतनी बात में तेरे को कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई ना, तो आगे भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये वाले क्यू नॉट से इस वाले क्यू नॉट को सुलटा दिया गया। तो ई बराबर मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। बताओ, समझ में आया ना? समझ में आया ना? ये बात होती है किसकी? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, मतलब आर स्क्वायर के मामले से ये मामला बढ़ता जाएगा। अब कह रहा है इसी में एक सवाल और, देखो मैंने वहां पर न्यूमेरिकल्स भी रखा ताकि तुमसे कुछ भी पूछा जाए इस चैप्टर को 100% आज फोड़ करके तुम जाओगे और एग्जाम में फोड़ करके आओगे। अब देखो क्या कहा, तथा इतने एक अल्फा कण है यहाँ पर। देखो जो टाइप करने वाला आदमी है ना, वो भी तुम्हारे जैसे कभी कभार स्कूल गया, पेपर के टाइम पे पढ़ के पास हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे जैसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा मास्टर मिल जाए तो वो सवाल ही ढूंढता रह जाए, है ना। अल्फा कण 1.5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो मुझे बताओ, E बराबर मैंने तुमको बताया F/Q, ये तो बात बता ही दी। E बराबर क्या बताया, F/Q, है ना। तो F बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो F बराबर होगा Q × E। अब देखो सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी है उसका सहारा लेते हैं और हल कर डालते हैं। क्या अल्फा कण है तो Q ऑफ अल्फा, यानी अल्फा कण का आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अरे कायदे से तो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, प्लस में 2e लिखना चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये बात याद रखोगे, ये अल्फा कण का आवेश है और ये धन का होता है, ठीक है ना, ऋण का नहीं होता। अब E बराबर तुमको दिया है, कितना दिया, 1.5 × 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। पूछा क्या है मेरे भाई, तो पूछा है बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर QE हुआ। तो QE हुआ तो Q की जगह पर क्या लिखोगे, 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू E की जगह पर 1.5 × 10⁻⁻4। अब देखो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48 और 2 अंक पे क्या करना है, दशमलव लगा देना, एक एक 2 अंक पे गुणते 10 की पावर कितनी हो गई, 19 और 4 23 हो गई। बस यही सवाल है और इसका जवाब है। और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। चूंकि बल का मात्रक तो दुनिया को पता है, दुनिया इस बात को जानती है कि बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बताओ मेरे को, समझ में आया? कोई भी सवाल आएगा फोड़ के आना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, एकदम समझ में आ रहा है ना। अरे आज कोई ऐसी चीज होगी नहीं जो तुमको ना समझ में आए, बस थोड़ी सी शिद्दत के साथ। कहीं पर कम समझ में आता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेना, बस थोड़ा सा रिपीट करना, 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, जो किताबों में लिखा होता है उससे विशेष लेना देना नहीं है। फिजिक्स फील का सब्जेक्ट है, एक बार फील आई तो मामला क्लियर है। अब देखो क्या क्या गजब का मामला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ना। क्या कहा हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे भाई पहले तेरे को वैद्युत द्विध्रुव जानना जरूरी है, तब तो बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको फील दिलाने के लिए क्या बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये दोनों बातें इस में होंगी। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज ये जान लो कि जैसे मान लो, क्या मान लो भाई, अरे मान लो ना, हम कह रहे हैं इसलिए मान लो क्या, कि ये 2 आवेश है। जब 2 बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब ये वाला -Q हो गया और ये वाला +Q हो गया, इनके बीच की दूरी है वो छोटी है, एक L की दूरी इधर है और एक L की दूरी इधर है। क्या करोगे, दिख रहा है ना अब कि जब 2 समान परिमाण, Q इसका भी है, Q इसका भी, लेकिन विपरीत प्रकृति, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब 2 समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, यानी बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कभी भूल पाएगा क्या,
नहीं भूल पाएगा, है ना। बस इतना ध्यान देना है। तो बहुत कम दूरी पर दो समान और बराबर दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो किसी एक आवेश का परिमाण, यानी द्विध्रुव में ही किसी एक आवेश का परिमाण क्या करोगे, किसी एक आवेश का परिमाण ले आओगे, किसी एक आवेश का परिमाण ले आओगे। ठीक है सर, ले आएंगे। तो आप कह रहे हैं तो, है ना, परिमाण तथा दोनों आवेशों, अरे अब दोनों की बात कर रहे हैं, अभी तो एक कह रहे थे, नहीं, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, क्या, बीच की दूरी, दोनों आवेशों के जितनी बीच की दूरी है, बीच की दूरी के गुणनफल को, एकदम ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, है ना। एक बार मैं फील दिलाए बिना जाऊंगा नहीं। बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना तो जीवन में तुम्हारे को दिक्कत होगी, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या कि एक आवेश ले लो, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, बीच की दूरी का गुणा करा दो। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो तू पेपर में ये भी लिखेगा कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 2L। तो Q इंटू 2L, ये क्या हो गया, P। तो P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2L। अब ये एक सदिश राशि है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेक्टर, है ना। पूछा जाए ये कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो वेक्टर इसीलिए लगाया ताकि तुम समझ पाओ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। मात्रक पूछेगा तो ये हो गया कूलाम, ये हो गया मीटर। मात्रक क्या हो गया, कूलाम, देखो बड़ा बना है, मीटर छोटा बना है, सेंटीमीटर नहीं मान लेना, सेंटीमीटर में दोनों बराबर होते हैं। तीसरी बात क्या है, दिशा फिर किधर से किधर होगी गुरु, ये तो बताओ, ये तो बताया नहीं। दिशा है इसके पास तो किधर से किधर, हमेशा माइनस से प्लस की ओर। दिशा किधर से किधर होगी, दिशा जो है इसकी वो माइनस से प्लस की ओर होगी। समझ गए ना, अरे समझ गए ना, कोई दिक्कत आई क्या, अरे आएगी भी नहीं। तुम ऐसी जगह पे आ जा करके रुके हो ना कि कोई समस्या आने वाली नहीं है। बस ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ देखना, ठीक है। चलो आगे चलते। इसमें एक सवाल जो 5 नंबर का पूछा जाता है तुमसे, वो बहुत बढ़िया सवाल है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का द्विध्रुव के कारण व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का सवाल है और बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस तुमको थोड़ा सा फोकस करना है। अब देखो, इधर से तुम्हारा ध्यान इधर की तरफ ना आए, इसलिए एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींची हमने। लक्ष्मण रेखा तुमको पर्टिकुलरली प्रॉपरली दिखाई देती रहे, इसके लिए इसमें थोड़ा सा टिकटिका करते हैं, है ना। चलो यही ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमने लिखा कि अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति की बात करनी। ध्यान से देखना, 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। अगर तुम देख लिए तो 100% समझ में आएगा। ये देखो द्विध्रुव का सेंटर है और हमने कहा कि ये द्विध्रुव का केंद्र है। इस द्विध्रुव को अब एक नाम दे देते हैं ए और बी, है ना। ए और बी इस द्विध्रुव को नाम दे देते हैं, है ना। अब नाम दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर इसके अक्ष पर एक पॉइंट पी स्थित है। ये मान लेते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट पी स्थित है, जिसकी दूरी कितनी है मेरे भाई, तो जिसकी दूरी है आर। कितनी दूरी है, आर। सेंटर से दूरी आर है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेगा, अरे सेम वही पीछे वाला काम दोहराना है। क्या कि हमने ये माना कि यहाँ पर हम Q नॉट को रखते हैं, तो ये Q नॉट में प्लस वाला है, इधर की तरफ बल लगाएगा तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ये माइनस वाला है, Q नॉट को अपनी तरफ खींचेगा तो E2 जो है वो इधर की तरफ आएगा। समझ में आ गई ना बात। अरे भाई फिर से देखना, ये प्लस Q, यहाँ पर प्लस का Q नॉट रखा, कम दिख रहा है क्या, कम दिख रहा है क्या। फिर से फील कराता हूँ, क्या कराता हूँ, फील कराता हूँ। कलर चेंज कर दे भाई। हाँ, यहाँ पर
इस पॉइंट P पर क्या रखा हमने, Q नॉट को रखा। जैसे ही Q नॉट को हम रखेंगे तो ये प्लस वाला और ये भी प्लस का Q नॉट इधर की तरफ रिपेल करेगा इसको। अब ये वाला क्या करेगा, ये माइनस का है और ये प्लस का अपनी तरफ खींचेगा, तो E2 होगा इधर, E1 होगा इधर, तो दोनों में वेक्टर लगा दी, है ना। बस अब खेल देखना। तो सबसे पहले लिखोगे क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेशों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के केंद्र यानी O से उसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जहां R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमने बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q नॉट को रखा। अतः प्लस Q के कारण, अतः माना प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E1। हमने क्या लिखा था, प्लस के कारण E1 लिखा है ना, E1 है ना। अब अगर प्लस के कारण E1 लिखा है, हाय चलो कोई बात नहीं, प्लस के कारण E1 है, कलर चेंज करके काम चलाते हैं, है ना। E1 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर। अभी क्या पढ़ा था, R का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे भाई ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, अरे R माइनस L होगी कि नहीं होगी। यहाँ तक जब तू आता है तो R चलता है, ये वाली कितनी है, L है, तो R से L घटा दे तो इतने में यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो R माइनस L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो R प्लस L हो जाएगी। अरे पूरा यहाँ से यहाँ तक की, है ना, यहाँ तक का था R, इतना और आया तो R में L जोड़ेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे ना माइनस Q के पास, तो R प्लस L हो जाएगा। तो कौन सा ले रहे हैं, प्लस का Q, प्लस के Q में क्या है, R माइनस L, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कलर डिफरेंस करके देख लेना, यहाँ पर दिख रहा है ना, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, सेम इसी तरीके से माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्टली लिखता हूँ कि E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R कितना, प्लस L का होल स्क्वायर। अरे ये वाला माइनस L था, यहीं रुकना था, ये वाला R के बाद L प्लस करना पड़ रहा है यहाँ तक आने में, है ना। अब देखो आगे क्या, आगे ये है कि परिणामी तीव्रता जो हुई, परिणामी तीव्रता E बराबर हो गया E1 प्लस E2 होगा ना, E1 प्लस E2, दोनों का सदिश योग कर देना है, बस इतनी बात। दोनों का सदिश योग करेंगे तो देखो एक तीव्रता इधर की ओर है, एक इधर की ओर है, इसको प्लस लेंगे तो इसमें माइनस लगाएंगे। एक डायरेक्शन कोई सी भी प्लस तो दूसरी क्या हो जाएगी, अपोजिट वाली माइनस, है ना। तो E बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहले ये वाला उतार लेते हैं, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। अब प्लस, लेकिन मैंने कहा इसमें प्लस लगाए तो इसमें क्या लगा दो, माइनस, प्लस माइनस का माइनस होना ही है, तो क्या करें, क्यों ना हम लोग एक ही बार में काम कर लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं आया, फिर से देख लो, क्या देख लो, फिर से देख लो। हमने कहा कि प्लस Q के कारण ये वाला, तो E1 का मान पहले लिखते हैं। E1 का मान कौन सा है, ये वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पर प्लस लगा था तो मैंने कहा ठीक है तुम प्लस ही लगा लो, है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस R, अच्छा उसमें माइनस था, गड़बड़ हो गया, है ना। वैसे लिखना तो मेरे को दोनों ही है, लेकिन तुमको समस्या ना हो इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ये ले लो। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं भाई, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब ठीक है,
दोनों बात सेम हो। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ खेला माइनस और प्लस में, डायरेक्शन का है, माइनस प्लस से कोई लेना देना। मैंने कहा प्लस के कारण इधर आ रही, किधर आ रही, इधर आ रही। अब अगर इधर आ रही है तो इस वाले को अगर प्लस डायरेक्शन मान लिया तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये वाला किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है। इस डायरेक्शन को प्लस माना, प्लस एक्स, तो इधर वाले को क्या मानेंगे, माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे तो फिर प्लस और माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। अरे प्लस माइनस का माइनस होता है ना, इतनी बात तो अब आ गई होगी, है ना, नहीं आया। अब क्या करेंगे हम, तो ई बराबर क्या हुआ, ई बराबर जो कॉमन है बाहर निकाल। क्या क्या कॉमन है, तो क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, इसमें भी है। बाहर निकालते हैं तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया। 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या, 1 बचा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस था माइनस लगाया, 1 बचा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने फिर से उतार दिया और ये डिब्बा भी हमने फिर से बना लिया। और यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये तो दिख ही रहा है। अब क्या करेंगे, जब दोनों लासा के दोनों अंकों को उतार दिया जाता है तो इसका गुणा इसके साथ हो जाता है और इसकी जगह पे ये पहुंच जाता है, ऐसा होता है ना। तो इसको हमने लिखा कि आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। क्या मैंने कहा कि q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है। ये घटाना तुमको आता होगा, उम्मीद है, नहीं आता तो देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, कोई दिक्कत है क्या। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब चूंकि घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, टीयू टीयू ट्र 4 ठो ab बचेंगे, है ना। कितने ab बचेंगे, 4 ठो, है ना। जब 4 ab बचेंगे तो जाहिर सी बात है इसको हम मिटा के 2 ab और 2 ab मिला के हम कितने ab लिख सकते हैं, 4 ab। तो ऊपर 4 a की जगह पे यहाँ पर r है और b की जगह पे यहाँ पर l है, तो a b मतलब RL, a b मतलब RL। अब a स्क्वायर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और इसके बाद भी इनमें स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। अरे नहीं समझे, नहीं समझे। a प्लस बी अगर एक कोष्टक में हो, a माइनस बी एक कोष्टक में हो, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा एक कोष्टक में r प्लस एल, एक कोष्टक में r माइनस एल, तो मतलब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन इनमें तो स्क्वायर अलग से भी लगा था, तो क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इस कहानी में, अरे कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, है ना। एकदम नंबर बाई नंबर सब कुछ देखते चलोगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो मैंने कहा एक लाइन यहाँ पर भी बना दूं क्या, ताकि तुम भटको नहीं, है ना। ये लाइन बन गई, ठीक है। कम दिख रही हो तो मोटा करते हैं, क्या करते हैं, मोटा करते हैं। वाह, पहली बार इतनी सीधी लाइन बनाई है मैंने जीवन में, है ना। चलो आते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमने कहा कि E बराबर होगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दिख रहा है ना, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर गौर से देखना, गौर से, 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू, है ना। अब 2L, अरे गड़बड़ हो जा रहा है, 2 इंटू 2L मतलब 4L हो गया, 4L हो गया। अभी R बाकी है तो ये लिख दिया R, है ना। 2 इंटू 2L, अरे 4 का मतलब है 2 गुणते 2, ठीक है। यल भी है, R भी है, यल भी है और
आर भी है, क्या कहना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे वाले को मैंने वैसा ही लिख दिया, कोई दिक्कत इसकी नहीं, बढ़ाई ना तो घटाई। इतनी बात समझ में आ गई ना, दिख रहा है बढ़िया बराबर, ठीक है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, देखो तुमको यहाँ पर एक चीज नजर में आ रही कि ये Q है और ये 2L है। Q और 2L को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई, क्या बनता है, P बनता है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। बस पहुंच गए, नंबर 1 की बात तक पहुंच गए, क्या कि E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये 2 तो है ही है, और Q इंटू 2L की जगह पर क्या लिखा, P, और उसके बाद क्या बचा है, R, है ना। समझ में आ रही है कहानी, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया E का। लेकिन एक स्टेप और, तुम अगर देखोगे तो L इतू सा है, R यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूंकि L इज वेरी लेस देन टू R, मतलब L के सामने R की औकात, R के सामने L की कोई औकात नहीं है। और छोटी सी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो क्या किया, अतः R को छोड़ने अतः L को छोड़ने पर, L छोटा है तो L को हमने क्या किया, छोड़ दिया, बच्चा है अभी, जाने दो, है ना, L को छोड़ने पर। अब अगर तुम L को छोड़ रहे हो तो सिंपल सी बात बस इतनी जानो कि हमने क्या कहा, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे R की पावर 2 दूनाई 4, गुणा में घात जुड़ जाएगी, 2 और 2 4, ये तो चला गया ना बेचारा, ये तो चला गया। अब क्या है, अब सिर्फ इतना है भाई कि एक R से एक R को निपटाओ तो कितने बचेंगे, 3। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R क्यूब। बताओ मेरे को, कोई तकलीफ हुई क्या, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो एक बार बताना समझ में आया कि नहीं आया। E बराबर 2P अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। सोच, इतनी छोटी सी जगह पे 3 सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं और सब मैंने करा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए एवं वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये उसके आगे का सवाल है, तो पहले हम लोग किसको निपटाएंगे, वैद्युत फ्लक्स को निपटाएंगे। तो मुझे बताओ, तुम जिस कमरे में बैठते हो, बहुत ध्यान से देखना, आज तुमको वैद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा। और इसका मात्रक और बीमा तो एग्जामिनर इतनी बार पूछते हैं कि जैसे रिश्तेदारी हो इसके साथ, तो इसका मात्रक और बीमा भी ध्यान में रखना है। तो वैद्युत फ्लक्स का क्या मतलब है, वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या, देखो मुझे सिंपल सी बात मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सिंपल सी बात मैं लिखता हूँ कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, वैद्युत बल रेखाओं के, देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पीछे जस्ट अभी बताया था ना। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, तो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि, सिंपल से। इतनी बात समझ में आई क्या, सिंपल सी बात। तुम सोचो, आज तुम जिस कमरे में बैठते हो उस कमरे में आने वाली हवा कितनी बातों पर निर्भर करती है कि पहली बात खिड़की कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी खिड़की होगी उतनी ज़्यादा हवा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी बात, हवा कितना तेज है,
उतनी ज़्यादा हवा आएगी। तीसरी बात, हवा किस एंगल से आ रही है। अगर तुम्हारी खिड़की के एकदम सामने से हवा आ रही तो तेजी से आएगी। हवा खिड़की ऐसे लगी और हवा ऐसे चली गई तो नहीं आएगी। खिड़की ऐसे लगी, हवा ऐसे आएगी तो चली आएगी, है ना। तो मतलब 3 बातों पर तुम्हारे कमरे में आने वाली हवा निर्भर करती है। सेम इसी तरीके से वैद्युत फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करता है कि फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उतनी ज़्यादा लाइनें एक जगह से आएंगी। ये पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया लोगे उतनी ज़्यादा क्या आएंगी, वैद्युत बल रेखाएं आएंगी। तीसरा नंबर क्या, फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कास थीटा के, मतलब परपेंडिकुलर एंगल लेना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो फाई ई बराबर इन तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, ई ए कास थीटा, है ना। या फिर फाई ई बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश। अरे क्या ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए का मतलब क्षेत्रफल सदिश। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का डाट कहाँ पर आता है, जहाँ पर अदिश गुणनफल आता है। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात तुमको ध्यान में रखनी है। तो ये किसके बराबर हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता। मात्रक और विमा लिखो मात्रक और विमा। तो इसका मात्रक क्या हुआ, मात्रक अभी देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, एरिया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया क्या, इसका मात्रक। ध्यान देना पेपर में आता है इसलिए बताया, है ना। ये हो गया विमा तो अब बता ही दोगे क्या, न्यूटन की विमा कितनी होती है, टनाटन की विमा MLT-2 इंटू मीटर की विमा L2 हो गया डिवाइडेड बाई AT हो गया, है ना। कितना हो जाएगा, ML3T-3A-1, नीचे से ऊपर चला गया मामला ना। तो ये हो गई इसकी क्या, विमा। समझ में आई बात, बिल्कुल। इसका फिगर भी बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा लाइनें गुजरेंगी वो सब थोड़ा सा तुम एक बार किताब देख लेना, नहीं तो इतना भी लिख के आओगे तो एग्जामिनर के अंदर ये दम नहीं है कि वो तुम्हारे उत्तर को गलत कर देगा। तो ये हो गई अपने पास पहली बात। दूसरी बात की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात क्या है, हाँ आज थोड़ी सी लाइनें जो है वो सीधी बन रही है ना। चलो दूसरी बात क्या है, ये सवाल भी दिया है, सवाल भी कैसे निपटाना है, ई बराबर दिया। अब देखो ये मैंने कहा ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। ये कैपिटल ई है मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन सा ई है, कैपिटल ई। तो वैद्युत क्षेत्र इतना दिया है और एरिया इतना दिया है। क्या दो चीज़ें दी गई, वैद्युत क्षेत्र दिया है ई बराबर कितना, 4I कैप माइनस में 3J कैप माइनस में 5K कैप। इसका दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बोले, चाहे वोल्ट प्रति मीटर बोले। दूसरा S बराबर दिया है, मतलब एरिया वेक्टर, ये जो मैंने E लिखा है वही यहाँ पर क्या लिखा है, S लिखा है। तो ये है 4I कैप मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मात्रक क्या होता है, यही मीटर स्क्वायर, तभी तो लिखा है ना। अब देखो क्या कि हमने कहा कि फाई ई यानी कि क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ई की वैल्यू है 4I कैप माइनस में 3J कैप माइनस में 5K कैप। ये हो गया ई डॉट। वेक्टर ए करना है तो 4I कैप, इतना हो गया। कोई दिक्कत आई क्या, अभी तो बस लिखा ही, फार्मूला सामने लिखा है तेरे, क्या लिखा है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वही चीज़ यहाँ पर कराया गया है ना। अब देखो जब I का गुणा I के साथ होता है तो 1 आता है। देखो I वाले का गुणा I के साथ कराएंगे तो 1 आएगा। तो 4 इंटू I का I के साथ गुणा हो जाएगा तो 1 आएगा। तो 4 इंटू 4 माइनस 3, इधर J वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 0 करेंगे। माइनस 5 इंटू इधर J वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है ना। अगर जो है बस वही का गुणा करा लेना। तो 4 चौको 16
इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, या तो दूसरा मात्रक, जैसे ये वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसी तरीके से दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर। ये किसका हो गया, वैद्युत फ्लक्स का। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया था, क्या, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का था, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। किसका था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का था, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। मुझको लगता है कि मैंने वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह वैद्युत फ्लक्स बोल दिया था, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये बात हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल सी बात थी, कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, आराम से तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया सवाल, 5 नंबर वाला सवाल फिर से आ गया, दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्या सवाल बहुत बढ़िया है, क्या पहले ही लिखा है गाउस का प्रमेय लिखिए, फिर लिखा है इसको सिद्ध कीजिए, फिर लिखा है यल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। टाइप राइटर को तुमको एक बार धन्यवाद बोलना चाहिए, 10 क्वेश्चन के नाम पे तुमको ठग लिया है उसने, है ना। चलो क्या करेंगे, गाउस का नियम लिखेंगे। देखो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो गए, इनसे बाहर सवाल आने की पॉसिबिलिटी मतलब 0। तुम मेरे से पढ़ोगे तो यकीनन 100% मामला क्लियर रहेगा, दोबारा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाउस का नियम क्या कहता है, अब देखो, अभी जस्ट पीछे क्या था कि वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो संख्या गिननी है, या फिर इसी फार्मूले का थोड़ा सा एक वास्ट रूप होता है कि फाई ई बराबर होगा, जब छोटा छोटा सरफेस हो तो ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कास थीटा। ये भी फार्मूला किसका होता है, जब वैद्युत फ्लक्स किसी नॉन यूनिफॉर्म जगह पे निकालना हो। मतलब इस तरीके का है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इनकी सबकी दूरी अलग अलग है, सबका एरिया वेक्टर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, ई डॉट डी एस लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला। गाउस ने कहा ये ई डी एस ये दुनिया भर का काम छोड़ो, हम तुमको एक थ्योरम बताते हैं, सीधे लगाओ, तुम आराम से उत्तर पाओ। ये क्या ई है, डी एस है, एरिया वेक्टर है, ये सब क्या कर रहे हो। तो उसने क्या बात बोली कि किसी बंद पृष्ठ से, इसने कहा भैया हम बंद कमरे में काम करते हैं। कहाँ करते हैं, बंद कमरे में काम करते हैं, तुम्हारे जैसे है बिल्कुल आदमी, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से, मतलब खुल्लम खुल्ला काम नहीं होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, किसका, उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या हो गया, गाउस का नियम। लिख लो, 100% पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसने क्या बात बोली भाई साहब, इसने कहा ईडीएस को कैलकुलेट ही नहीं करना है, फाई ई बराबर जो तुम अभी तक क्या कर रहे थे, ईडीएस, है ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, यही किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसने कहा तुम पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का भाग दो, तुमको फ्लक्स मिल जाएगा। ये बात इसने एक लाइन में कह दी, जो बात उतनी बड़ी करनी थी उसको इसने एक लाइन में कह दिया। अब कुछ लोगों ने कहा हम मानेंगे नहीं, तुम प्रूव करके दिखाओ। क्या हम मानेंगे नहीं, तुम प्रूव करके दिखाओ कि ऐसा ही होता है। तो उसने कहा भाई साहब ऐसा ही होता है, मान लो मैं कह रहा हूँ मुझसे बड़ा आदमी इस दुनिया में पंगा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अभी छोटे हो, तो उसने कहा हम प्रूफ करके दिखा देते, हालांकि कोई ज़रूरत है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग प्रूफ करते हैं। ये मान लो एक गोला है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू आवेश रख दिया। तो हमने अभी ये कहा था कि किसी भी पृष्ठ से क्या गुजरती हैं, रेखाएं गुजरती हैं, मतलब किसी भी आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये इस तरीके से इससे क्या निकलेंगी, रेखाएं निकलेंगी। इस तरीके से इससे बाहर की ओर क्या निकलती हैं,
रेखाएं निकलती। इस तरीके से ये तुम चारों तरफ इसमें से निकलती हुई रेखाएं दिखा सकते हो। ये प्लस क्यू आवेश था, इससे चारों तरफ रेखाएं निकलना शुरू हुई। ये आर त्रिज्या का एक वृत्त है या फिर गोला। क्या है? गोला। बंद सरफेस लेनी है तो गोला मानते हैं। हमने कहा कि ये एक पॉइंट है, पहले इस जगह पर फ्लक्स की गणना करते हैं। ये एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब किसी भी बंद पृष्ठ के एरिया में, मतलब ये वाला एरिया अगर आप लोगे, तो इसमें अगर एरिया वेक्टर लेना है तो क्या करेंगे? एरिया वेक्टर लेना है इस ds का, तो ये सरफेस है। कौन सी? ये सरफेस है। अब इसमें परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर खींचेंगे तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? अब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से दी गई है और ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। किसी भी बंद पृष्ठ में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अभिलंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अरे भाई साहब, ये सरफेस है, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर, मतलब इधर आएगा। अब तो ले लोगे ना कहीं भी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है और ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है ना? ये ई की डायरेक्शन और ये ए की डायरेक्शन। तो ऐसे ही हमने देखा हर जगह पर थीटा बराबर ई और ए के बीच में कितना आया? 0 डिग्री। कभी भी तुमको गाउस का नियम लगाना है। 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ का चयन करेंगे। ये वाला पृष्ठ क्या है? गाउसियन पृष्ठ। फिर उसके बाद ई और ए की सममिति को देखेंगे कि उनके बीच में थीटा कितने डिग्री, फिर उसके बाद आवेश कितना है, फिर उसके बाद वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। 4 काम करेंगे, मामला खत्म। अब क्या करा इसने ये कहा कि अभी तक क्या होता था? उपपत्ति लिखते हैं कि माना एक उपपत्ति का मतलब क्या है कि अब हम इसकी पूरी व्याख्या करने वाले हैं। तो उपपत्ति मतलब ये हो गया, है ना? हाँ, इसने कहा कि माना एक प्लस क्यू आवेश है जो गोले के भीतर स्थित है ना? तो गोला से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो गया? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे पृष्ठ से ई डॉट डी एस हुआ। ई डी एस, चलो कास थीटा लिख लेते हैं। अरे डॉट का मतलब क्या? अभी जस्ट पीछे बताया था। ई डी एस कास थीटा का मतलब ही क्या होगा? ई ए कास थीटा। तो ई डी एस कास थीटा मतलब ये हो गया। तो ई डॉट एस लिखें चाहे ई डी एस कास थीटा लिखें। अब मुझे बताओ ई का मान यहाँ पर क्या होगा? ई का मान यहाँ पर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अरे ये वाली दूरी कितनी है? आर है। यहाँ पर आवेश क्यू है, क्यू और इसके बीच की दूरी आर। यहाँ पर कोई पॉइंट पी मान लो, मानना है तो, है ना? इंटू में डी एस इंटू कास एरिया वेक्टर और ई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। हर जगह पर यही हाल है। यहाँ पर देखोगे तो ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके लंबवत ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों एक ही लाइन में। तो थीटा कितने डिग्री का मेरे भाई? 0 डिग्री का। हाँ, तो मैंने ये कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस कास 0 होगा। जब डी एस कास 0 होगा तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। अरे क्यू तो वही है, कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। आर भी हर जगह का सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर बराबर है। तो सबको बाहर निकालो जो कांस्टेंट है। क्यों अंदर करके रखा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये निकल आया बाहर। अब कास 0 की वैल्यू होती 1, वो भी चला गया बाहर। क्या बचा? केवल डी एस। क्या बचा? केवल डी एस का इंटीग्रेशन करना। डी एस जोड़ेंगे। अरे पहले इसको एक बार लिख लेता हूँ ना, नहीं तो तुम कहोगे बहुत जल्दीबाजी में निपटा रहा। तो क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस को जोड़ेंगे तो गोले का पूरा एरिया निकालेंगे। गोले का पूरा एरिया आएगा। गोले का पूरा एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, तुमको बहुत ध्यान से देखना है। क्या बात? कि 4 पाई से 4 पाई को निपटा दें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को निपटा दें, तो क्या बचा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया? फाई ई। अरे गाउस बेचारा यही तो कब से चिल्ला के बता रहा है कि तुम बस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कर दो, और ये आवेश जो क्यू आया वो कौन सा है? जो इसके अंदर है, तो क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। वही बात ये आदमी कब से बता रहा था और तुम उसकी बात मान नहीं रहे थे। कह रहे थे कि प्रूफ करके दिखाओ, तो इसने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि देखो किस तरीके से आएगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। एकदम आसान सी बात इसने समझा दी कि बंद पृष्ठ ले आओ
तो सिंपल सा काम एक कर लो, इसके बाद तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी में एक सवाल भी, यल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, घन के किसी पृष्ठ व किसी फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। तो देखो मैं तुमको घन बना करके उसमें रख करके आराम से हल करके दिखा देता हूं, है ना। है हाँ, ये मान लेते हैं अपने पास क्या हो गया, एक क्यूब हो गया, है ना। ये एक क्यूब है, इसके कह रहा है केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया। तो ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों तरफ से, मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, आगे नीचे से भी, इधर से भी और उधर से भी, बाहर और अंदर, चारों तरफ से इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना, गाउस का नियम ध्यान से देखो, इसकी भुजा कितनी है, यल है, और घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती, सारी भुजा यल है। तो कह रहा है घन क्यू आवेश रखा है, संपूर्ण पृष्ठ एवं किसी फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गाउस ने तो पहले ही ये बात कह दी है कि फाई ई बराबर होगा बंद पृष्ठ से क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो भैया यहाँ पर भी तो प्लस क्यू आवेश रखा है, तो प्लस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो इनको हटा दो और बस वही उसकी बात मान लो कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ये कहां से हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कुछ हल करने लायक बचा ही नहीं। क्या हुआ कि कुछ हल करने लायक तो बचा ही नहीं है, एकदम आराम से ये काम हो गया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा शेप बदलनी है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है किसी एक फलक से, अब देखो घन में कितने फेस होते हैं, माचिस का डिब्बा देखो, कमरा देखोगे जिसमें बैठे उसमें कितने फेस हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, टोटल 6 फेस है। एक फलक से देखना है तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 6 फलक से निकलेगा तो इसमें क्या कर देंगे, 1/6 कर देंगे, यानी 6 से भाग कर देंगे, है ना। तो क्या हो गया, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। ये आंसर किसका हो जाएगा, दूसरे वाले का, मतलब एक किसी फलक से गुजरने वाला। तो फलक से कितना गुजरेगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूंकि घन के पास कितनी फलक है, 6 फेस है। और पृष्ठ से कितना गुजरेगा, हाँ ये संपूर्ण पृष्ठ का हो गया, किससे, संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसका हो गया। और ये वाला किसी एक फलक से कितना गुजरेगा, किससे, एक फलक से कितना गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, उसका ये वाला हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। हाँ, अब आगे चलते हैं। ये एक सवाल जो कि पेपर में आने की संभावना है, गाउस नियम का अनुप्रयोग। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि कभी भी तुमको गाउस का नियम लगाना हो ना, तो सिर्फ एक काम, 4 काम करने हैं। और अगर तुम इतना काम कर लिए तो कोई सा भी इसका आ जाएगा, अनुप्रयोग आराम से कर लोगे। 4 काम जो कि किताब में नहीं लिखे हैं, मैं तुमको बताता हूँ। पहला नंबर क्या देखना है आपको, तो पहला नंबर आपको देखना है, पहला नंबर आपको क्या देखना है कि गाउसियन पृष्ठ का चयन करना है। किसका चयन करना है, तो गाउसियन पृष्ठ का चयन करना, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ का चयन करना है। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, तो कोई भी काल्पनिक पृष्ठ जो कि बंद हो। दूसरा नंबर आपको क्या करना है, दूसरा नंबर आपको उसमें ई व ए की सममिति को चेक करना है। ई व ए की सममिति को देखना है। तीसरा नंबर क्या करना है, तीसरा नंबर में क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। किसकी गणना, वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेनी है। अब आप कहोगे और कौन सा काम है, तो चौथा नंबर है पृष्ठ के भीतर आवेश देख लेना है। किसको, पृष्ठ के भीतर आवेश देख लेना है कितना है। और 5वां और लास्ट काम कर लेना है क्या, गाउस नियम को अप्लाई कर देना, गाउस नियम को लगा देना। ये 5 काम कर दिए तो किसी मतलब का सवाल बचेगा नहीं, आंसर फटाक से आ जाए।
ये 5 काम अभी मैं इसमें अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। मैं वो मास्टर नहीं हूं कि बस बता दूं ऐसा ऐसा कर लेना, अप्लाई भी करके दिखाएंगे। अब सबसे पहले अपने पास क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो देखो जैसे मान लो इधर बना लेता हूं और यहीं से आपको समझा दूंगा क्या, कि ये एक वायर, अरे ऐसा वायर बनाने से बढ़िया मास्टर जब तुम्हारे पास सुविधा है तो क्यों नहीं ले रहे हो कि सीधी सीधी लाइन खींच के हमको बता दो। चलो ये एक मान लेते हैं अपने पास वायर है ना, ये एक वायर है। चलो 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 चलो, ये एक वायर है, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए तो आपको दिखने लग जाएगा, है ना। अब इसमें हमने Q आवेश डाला, क्या करा, Q आवेश डाला, प्लस का Q आवेश डाला, तो वो आवेश है वो वाला आवेश इस वायर में इस तरीके से एक समान रूप से वितरित हो गया। क्यों एक समान रूप से वितरित हो गया, क्योंकि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो सब बराबर बराबर दूरी पे आ जाते हैं। अब जब ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया तो केवल लाइन में यानी कि लंबाई में वितरित है और तो कहीं है नहीं। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये है कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये एक लाइन में उपस्थित है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा, लैम्डा बराबर होगा Q अपान यल, प्रति एकांक लंबाई पर। अरे भाई साहब Q अपान यल का मतलब क्या, एक लंबाई है तो लैम्डा, 2 लंबाई है तो 2 लैम्डा, 3 लंबाई है तो 3 लैम्डा, मतलब 1 मीटर की लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। सवाल सॉल्व हो गया। अब सिर्फ एक काम कह रहा, अनंत आवेश की एक समान, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित होना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है ना। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब ध्यान से देखना, ये वाला समझ गए तो दूसरा भी कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे, किसी के भी कारण पूछे तो वो काम कर लोगे और तुम आराम से कर लोगे, ये मेरी गारंटी। बस थोड़ा सा ध्यान देना। तो हमने क्या करा, इसके पास मान लो ये एक पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तार के कारण निकालनी है, और ये पॉइंट P जो है वो इससे कितनी दूरी पर है, तो R दूरी पर स्थित है। इसके लिए हम क्या करें, तो एक गाउसियन पृष्ठ का चयन करेंगे और गाउसियन पृष्ठ को हम लेकर के आते हैं। किसको लेकर के आते हैं, गाउसियन पृष्ठ को। तो मान लो अपने पास हम ये बेलन लेकर के आ गए और इसको हमने बनाना शुरू किया। थोड़ा सा कम दिखेगा क्या, चलो मैं अपने से बनाता हूँ। हाँ, कि ये इसको काटते हुए इस P पॉइंट को, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसको काटते हुए दोनों तरफ समान दूरी पर, दोनों तरफ समान दूरी पर ये हमने एक बेलन बना लिया है। ठीक है ना। अब चूंकि ये तुमको कहा गया था कि ये अनंत लंबाई का है, तो वायर जो है ये अनंत लंबाई का इस तरीके से चला जा रहा है। R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये पॉइंट P है। अब देखो, पहला काम हमने गाउसियन पृष्ठ का चयन कर लिया है ना। दूसरा काम E और A की सममिति को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का चार्ज है, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर की तरफ ऐसे निकलेगी, इधर ऐसे निकलेगी, है ना, इधर ऐसे निकलेगी, ये इधर की तरफ ऐसे निकलेगी, इधर की तरफ ऐसे निकलेगी, इधर की तरफ यहाँ पास में ऐसे जाएगी और इधर की तरफ ऐसे जाएगी, यहाँ पास में इधर की तरफ ऐसे वैद्युत रेखा जाएगी, इधर की तरफ ऐसे जाएगी। ऐसे ही आप हर जगह पे बना सकते हैं। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर हर जगह पर क्या लिख देते हैं कि ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये इतना पहले छोटा सा एरिया हमने ले लिया ds, कितना ले लिया, ds का एरिया ले लिया। ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। तो ये कर्व सरफेस है, अरे ये कर्व सरफेस है, मतलब बेलन जैसे होती है ना, तो ये वाला कौन सा सरफेस होता है, वक्राकार। तो ये कर्व सरफेस के लिए E और A दोनों सेम टाइप में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अब एक एक ढक्कन भी तो लगा इसके ऊपर नीचे,
तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, लेकिन एरिया वेक्टर इधर की तरफ जाएगा, तो ये एरिया, अरे ये ढक्कन बंद है और इसके परपेंडिकुलर, मतलब नीचे की ओर ऐसे आएगा ना एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ऐसे आया, ई इधर आया, तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो टोटल अपने पास कितनी सरफेस है, 3। वक्र सरफेस के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, और फ्लैट सरफेस यानी समतल जो ढक्कन बंद है उसके लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो ई और ए की सममिति को देख लिया। अब वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो क्या करा हमने, फाई ई बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये तुमने अभी जस्ट पीछे पढ़ करके रखा है ना पढ़ के। अब देखो हमने कहा कि फाई ई बराबर हो गया, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा, ई डी एस कास थीटा, और यहाँ पर जब ई डॉट डी एस लिखेंगे तो वेक्टर जरूर लगाएं, ठीक है। ई डी एस कास थीटा ये पहले वक्र सरफेस यानी कि कर्व के लिए हो गया, एक वक्र सरफेस है, साथ ही साथ इसके बाद 2 फ्लैट सरफेस भी हैं, तो ये हो गया फ्लैट सरफेस नंबर 1, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, ई डी एस कास थीटा, और फिर इसके बाद एक तीसरी सरफेस है ई डी एस कास थीटा, और ये कौन सी सरफेस हो गई, फ्लैट नंबर 2। कौन सी सरफेस हो गई, फ्लैट नंबर 2। इतनी बात समझ में आई क्या, सबका मान रख दो ना मेरे भाई। आर तो इसके लिए हर जगह पे सेम है, तो ई क्या होगा, सेम होगा, तो ई निकाल लिया बाहर, है ना, ई और केवल डी एस कास थीटा कितने डिग्री, कास 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना, कास 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, प्लस इसमें अगर आप देखोगे तो कास थीटा की वैल्यू, चलो अच्छा एक बार मैं तुम्हारे लिए करके ना दिखा दूं, नहीं तो तुम कहोगे इकट्ठा मामला मार देता है मास्टर, तो समझ में नहीं आता, है ना। चलो फिर से देखो क्या ई डी एस और कास 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, किसके लिए, कर्व के लिए, चूंकि थीटा कितने डिग्री है, 0 डिग्री। या तो कहो तो एक बार मैं लिख दूं, या तो यहां से देख लेना भाई, क्या थीटा कर्व के लिए कितना है, 0 डिग्री, है ना। नहीं तो चलो एक बार तुम्हारे लिए और थोड़ा सा एक लाइन की मेहनत और कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ई कास कितने डिग्री है कर्व के लिए, 0 डिग्री, प्लस ई डी एस कास कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस ई डी एस कास कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अरे दोनों फ्लैट के लिए 90 और कर्व के लिए 0 डिग्री, वही तो लिखा है। ये वाला कौन सा है, फ्लैट नंबर 1, ये वाला कौन सा है, फ्लैट नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, प्लस सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, प्लस सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कास 90 की वैल्यू कितनी होती, 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो मतलब ई इसमें से कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, केवल डी एस करना है, और प्लस ये वाला 0, ये वाला 0। अब ये बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर, है ना, कितना होता है, 2 पाई आर, तो ई इंटू 2 पाई आर, ये क्या हो गया, फाई ई की गणना हो गई, वैद्युत फ्लक्स की गणना हो गई। अब इस एरिया के अंदर कितना आवेश है ये हम देखेंगे। तो इस बेलन की ऊंचाई को हमने माना कि यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है, या फिर लंबाई कितनी है, यल है या h है, जो भी मान लो, है ना, मैंने h लिख दिया तो लिख दिया। अब क्या है कि इसके भीतर आवेश, तीसरा काम क्या है, पृष्ठ के भीतर आवेश, तो पृष्ठ के भीतर आवेश, अरे भाई बहुत ध्यान से देखना, एकदम करेक्ट मामला समझ में आएगा, है ना, एकदम करेक्ट मामला समझ में आएगा। क्यू इन बराबर कितना हुआ, तो देखो मैंने अभी कहा था कि जब लंबाई में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल। अब सोचो अगर एक यहां पर एक आ जाए तो लैम्डा बराबर क्यू होगा कि नहीं होगा, और नीचे कुछ नहीं है तो क्यू और लैम्डा बराबर, हाँ, तो 1 मीटर की लंबाई पे चार्ज लैम्डा, अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो 2 मीटर की लंबाई पर 2 लैम्डा होगा, है ना, 3 मीटर की लंबाई पर 3 लैम्डा होगा कि नहीं होगा, अरे 1 मीटर तो लैम्डा, 2 मीटर 2 लैम्डा, 3 मीटर 3 लैम्डा, 4 मीटर 4 लैम्डा, ये कितना है, एच है, तो कितना हो जाएगा, एच लैम्डा होगा,
हाय हाय, समझ गए समझ गए समझ गए, बहुत सही। अब तो कितना चार्ज हो गया भाई, तो एच लैम्डा हो गया, कितना हो गया, एच लैम्डा चार्ज हो। अब बस बस लास्ट काम, लास्ट काम क्या है, गाउस नियम को लागू करना, लगा देना लगा देना। लगाना क्या है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे गाउस बाबा ने तो यही बात बोली थी। फाई ई कितना आया, तो ई इंटू टू पाई आर, कितना आया, ई इंटू टू पाई आर बराबर क्यू इन कितना आया, एच इंटू लैम्डा, एच इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, है ना, टू पाई आर एच, ये होता है। बहुत देर से गलत लिख रहा हूं ना मैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो टू पाई आर, क्योंकि टू पाई आर एच बेलन की परिधि होती है, अरे सॉरी वृत्त की परिधि होती है टू पाई आर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इस वाले एच से इस वाले एच को निपटा दिया ना। ई बराबर निकालना था अपने को, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आ गई लैम्डा अपान ये टू पाई आर नीचे चला जाएगा, तो टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर भी बचा। वैद्युत क्षेत्र ही अपने को निकालना था। एकदम आसान सी भाषा में हमने इसको खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ। तो ई बराबर कितना हो गया, ई बराबर लैम्डा अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया इसका मामला। थोड़ा सा हिंदी लिखना शुरुआत में, क्या माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी बात तो लिख लोगे। इसके बाद क्या करोगे, आगे आगे क्या करोगे, आगे एक काम करना है क्या, जिसके लिए हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में वक्र पृष्ठ के लिए प्रत्येक बिंदु पर ई व ए के बीच का कोण 0 डिग्री तथा तथा समतल पृष्ठ के लिए ई व ए के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बस यहां तक मामला बना। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ में आ गया। अब आगे आगे अगला सवाल कह रहा है, गाउस के प्रमेय से एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है, इसका सूत्र ज्ञात करना है। तो अगर सूत्र ज्ञात करना है तो तुम इसको ध्यान में रखना, चूंकि ये कोरोना में कटा था, फिर से इस बार जुड़ गया तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका वीडियो इसी चैनल पे पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यही 4 स्टेप का उपयोग करके वो वाला भी डेरिवेशन मैंने करा करके रखा है, एक बार उसको ध्यान से देख लेना। 4 स्टेप यही लागू करे गए हैं, आराम से काम हो जाएगा। लगता है तुम इतना कर लोगे ना, चलो लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण निगमित कीजिए। ये भी वीडियो इसी चैनल पर मात्र 7 से 8 या 10 मिनट की पड़ी होगी, उसको देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट फुल टू डिक्टो क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने लिख के रखा है 5 अंक पक्के, तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, इसको भी देख करके जाना। चैप्टर 1 का राम नाम सत्य हो गया। और अगर तुमने इतना पढ़ लिया है तो इस बात की मैं पूरी की पूरी गारंटी दे सकता हूं कि जो शुरुआत में बात करी गई थी कि 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक ही वीडियो काफी है। तो ये एक ही वीडियो तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में कल एक नई शानदार चैप्टर की शुरुआत को लेकर के, जिसमें पूरे चैप्टर को इसी तरीके से डिटेल में फिनिश करेंगे। टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, पंचलाइन एक ही है कि 90 मिनट में 90% मार्क्स लेकर के आएंगे। बस सिर्फ आप सबका साथ चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, बहुत सारे लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में और साथ ही साथ हमारे ऐप में, दोनों जगह पर ये पीडीएफ अवेलेबल होगी। और फिर इसके बाद आपको 2 मॉडल पेपर भी मैं आपको कराऊंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको 0% की टेंशन लेनी है। हर एक चैप्टर से इसी तरीके से 8 से 10 सवाल लेकर के आऊंगा और सब कुछ निपटा के जाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।